श्रीमती राकेश सरकार के आवश्यक वस्तु विभाग में प्रबंधक यानी मैनेजर हैं। काम के सिलसिले में वो रोज सीतापुर से लखनऊ सफर करती हैं। एक दिन सीतापुर जाते समय उनके ड्राइवर ने बख्शी का तालाब नाम की जगह पर कार को रोका। अचानक कुछ लोग कार में घुस आए। श्रीमती राकेश का हो चुका था। यह केस स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के हवाले किया गया, जिसके प्रधान थे श्री नवीन अरोड़ा। तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने 8 अलग अलग टीमें बना ली थी। द्वारा दिए गए पहले अकाउंट नंबर की जांच हुई तो मालूम हुआ कि वो अकाउंट रमेश कश्यप नाम के आदमी का था। रमेश कश्यप श्रीमती राकेश के साथ काम करते थे और वो हर दिन श्रीमती राकेश के साथ उनकी गाड़ी में काम पर जाया करते थे। उस दिन जब श्रीमती राकेश हुआ तो रमेश कश्यप उनके साथ गाड़ी में मौजूद नहीं थे। एसटीएफ के अधिकारी रमेश कश्यप के घर पहुंचे। रमेश उन्हें देखकर दंग रह गए। श्रीमती राकेश के सहयोगी रमेश कश्यप से पूछताछ की गई और पता चला कि रमेश कश्यप का एटीएम कार्ड श्रीमती राकेश की कार में खो गया था। रमेश का अकाउंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। रमेश कश्यप का इस कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष थे। अब उस अकाउंट नंबर की जांच की गई जिसमें आखिरकार पैसे जमा किए गए थे। अकाउंट नंबर पर जब जानकारी की गई तो ये अकाउंट नंबर एमपी नर्सरी इरफान खान के नाम से निकला, जो जगदीशपुर का था। अब पुलिस को एक ठोस सुराग हाथ लग गया था और अब उनके पास एक नाम था। इन्वेस्टिगेशन की नींव अब और मजबूत हो गई थी। एसटीएफ की टीम ने बैंक अधिकारियों से उस अकाउंट के लेन-देन पर नजर रखने को कहा। एसटीएफ की टीम ने ड्राइवर के परिवार का भी पता ढूंढने की कोशिश की। उन्हें ड्राइवर के घर पे ताला मिला और उसका सारा परिवार गायब था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक श्रीमती राकेश का कोई पता नहीं चल पा रहा था। एसटीएफ की टीम की अगली चाल का इंतजार कर रही थी। एसटीएफ की टीम ने उन एटीएम पे लगे कैमरों द्वारा ली गई सारी तस्वीरें देखी जहां से पैसा निकाला गया था। आखिरकार एसटीएफ की योजना कामयाब हुई। एसटीएफ की टीम को एचडीएफसी बैंक की वाराणसी शाखा से एक फोन आया। बैंक ने एसटीएफ की टीम को बताया कि जिस अकाउंट में की रकम जमा करवाई गई थी, एक आदमी उसी अकाउंट में से 1,40,000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक में आया हुआ है। एसटीएफ की सारी टीमों को तुरंत सूचित किया गया। एसटीएफ की वाराणसी टीम को उसी वक्त बैंक पहुंचने के लिए कहा गया। एसटीएफ की टीम ने बैंक को निर्देश दिया कि किसी बहाने से चेक को कुछ देर रोका जाए और उस आदमी को थोड़ा इंतजार करवाया जाए। एसटीएफ की टीम बैंक पहुंच गई। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम मोहम्मद इरफान था। यह वही आदमी था जिसके नाम पर वो अकाउंट था। इरफान की वजह से एसटीएफ ने 2 और लोगों को धर दबोचा जो बाहर कार में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो थे श्रीमती राकेश का ड्राइवर अभय और उसकी पत्नी संध्या। अब यह स्पष्ट हो गया था कि मुख्य अपराधी और कोई नहीं बल्कि श्रीमती राकेश का ड्राइवर अभय था। अब एसटीएफ का एक ही लक्ष्य था, श्रीमती राकेश को ढूंढना और उन्हें रिहा करवाना। अभय और संध्या से एसटीएफ को उस जगह का पता मालूम हुआ जहां श्रीमती राकेश को रखा गया था। एसटीएफ की टीम बताई गई जगह पर पहुंची।
श्रीमती राकेश को सुरक्षित बचा लिया गया। जब एसटीएफ की टीम ने पकड़े गए लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि इस में 7 लोग शामिल थे। उनमें से 5 गिरफ्तार हुए हैं और 2 लोग अभी भी फरार हैं। अभय के दिमाग में श्रीमती राकेश का ख्याल उनका औहदा देखकर आया। इनकी बहुत जहां भी जाते थे बड़े बड़े लोग, गोदाम के लोग जो है इनको सलामी ठोकते थे, सब डर जाते थे और पसीने आने लगते थे। कोई भी 1000 रुपये का डेली पेट्रोल फूंक के नहीं जा सकता है। महीने के हो गया कि इनका 25,000 रुपया महीना जाता है। इस हिसाब से हमने लगाया कि ये 25,000 रुपया महीना अगर गाड़ी को देती होंगी तो इनकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख के ऊपर है। इस आधार से हम जो है दिमाग लगा के इनको जो है उठाया था। अभय ने बताया कि किडनैप फिल्म देखकर उसने ये षड्यंत्र रचा। किडनैप पिक्चर देख के इसमें जो है इमरान खान जो है वो लड़की को जो है दोस्ती कर लिया था, उसे उस लड़की से जो है दोस्ती करते करते उसको जो है किडनैप कर लेता है। अच्छा, हमने इनके साथ गाड़ी चलाना सीखे, इनको हमने गाड़ी चलाने लगे और इनको रोज हम ले जाने लगे, तभी हमने जो है किया था। गरीबी इंसान का चाहे जो भी करवाता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारी गरीबी हमारे पति से जो भी काम करवाई, भागीदार इसलिए बनी कि मैं उसकी पत्नी थी, इसलिए मैं भी इसमें भागीदार बन गई और गाड़ी पे मैं भी बैठी थी, इसलिए मैं भी इसमें भागीदार हूँ। अब तो सजा तो काटना ही है। इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने जिस तेजी और सूझबूझ से काम करते हुए श्रीमती राकेश की जान बचाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। श्रीमती राकेश खुशकिस्मत है, वो अपने को जानती थी और फिर भी बच गई। श्रीमती राकेश केस को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े ही प्रोफेशनल और सटीक तरीके से हल किया। 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया गया था। एसटीएफ के 2009 के परफॉर्मेंस में 15 हाई प्रोफाइल केसेस शामिल हैं। अब देखिए क्राइम पेट्रोल यूपी स्पेशल का आज का हमारा आखिरी केस। इस स्पेशल एपिसोड का ये एक स्पेशल केस है। लखनऊ पुलिस ने 32 घंटे तक गोलियों की बौछार झेली और गोली चलाने वाले युवक की जान बचाने में अपनी जान दांव पे लगा दी। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों, कब और कहां हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ। शमीम अहमद मानसिक रूप से परेशान था। उसके परिवार में किसी को भी उसकी परेशानी का अंदाजा तक नहीं था। जैसे नॉर्मली सब लोग अपना खाना वाना खा करके पी करके भी, ये हमारा बच्चा भी उसी तरह से शाम को करीब 7-8 बजे खाना वाना खा करके अपना आराम से थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने चला गया। ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि इसके साथ कोई डिसेबिलिटी हो रही है या ये कोई परेशानी महसूस कर रहा है। शमीम के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। शमीम अपने पिता के कमरे में गया और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने पिता की अलमारी में से एक दुनाली बंदूक निकाली। उसने अलमारी में से 25 कारतूस भी निकाले। शमीम के पिता डॉक्टर शब्बीर अहमद और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे कमरे से बाहर आने के लिए कहा। शमीम के पिता डॉक्टर शब्बीर अहमद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सारी रात शमीम उसी कमरे में बंद रहा।
जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, शमीम उस पर गोली चला देता। रात बीत चुकी है और दिन निकल आया है। यूपी पुलिस पूरे फोकस और सहनशीलता के साथ एक मेंटली डिस्टर्ब लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा लड़का जो एक बेहद खतरनाक हथियार को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शमीम को समझाने की, उससे बात करने की हर संभव कोशिश की गई, पर वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं था। शमीम हिंसक होता जा रहा था। जो भी उसके पास जाता, शमीम उस पर हमला कर देता। फिर भी हम लोगों के दिमाग में था कि अगर कोई इसका बहुत ही अभिन्न मित्र या इसके परिवार का कोई नज़दीकी सदस्य इसको समझाए तो शायद ये उसकी बात मान ले। तो उसकी जो भाभी हैं वहाँ तक पहुँची भी और उन्होंने उसको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसने अपने भाभी के आने पर भी फायर कर दिया। इससे वो डर गई और हमको लगा कि इससे काम नहीं बनेगा। उसके एक मित्र को भी भेजा गया ताकि वो उसको कुछ चाय या ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ दे दे। तो वो खाद्य पदार्थ जब लेके गया, चाय लेके गया, तो उन्होंने उस पर ही फायर किया। पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया। बंदूक से निकलने वाले कारतूसों से बचने के लिए पुलिस ने लोहे की ढाल यानी स्टील प्लेट्स बनवा ली थी। फिर वो खिड़की थी, यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पे खिड़की थी बड़ी सी। अगर हम यहाँ किसी आदमी को खड़ा करें दरवाजे के बगल में और एक आदमी यहाँ खड़ा करें तो खतरा ये हो रहा था कि इस खिड़की से फायर कर देगा, इसको ये मार देगा। वो आयरन शीट हमने मंगा के इस खिड़की पे लगवाई थी। तो सारा शुरू कैसे किया, वो यहाँ से दो आदमी उसको पकड़ के ऐसे, एक आगे एक पीछे, इधर आयरन शीट पूरी लेके आगे बढ़ते गए ताकि उसको फायर भी किया उसने। वो फायर किया, वो आयरन शीट की वजह से लगा नहीं। फिर वो आयरन शीट इस खिड़की में एकदम बिठाल दी गई, बंद कर दिया गया। इस खिड़की को बंद कर दिया गया तो ये हिस्सा सेफ हो गया हमारा। इस छेद को रोकने के लिए एक आयरन शीट छोटी सी यहाँ सामने लगाई गई कि अगर इस छेद से फायर करे तो कम से कम आयरन शीट से बचाव तो हो जाएगा। नहीं खोलूंगा। इसी जद्दोजहद के दौरान एक पुलिस वाला शमीम तक पहुंचने की कोशिश में घायल हो गया। नहीं खोलूंगा। गाड़ी क्या हुआ? सर पीछे अस्पताल चलो। शमीम इतना परेशान था कि पुलिस के पास उसे समझाने की या उससे बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बदलते घटनाक्रम की वजह से पुलिस ने डॉक्टरों की भी मदद ली। गए भी एक डॉक्टर था तो उनका था उसमें कम से कम 30 ml डालना पड़ेगा। वो मसल्स में डाला नहीं जा सकता है, केवल वेन में लगना है। तो वो इतनी देर तक उसका हाथ पकड़े रहे और वो हाथ हिलाए भी ना, तो फिर वो आइडिया ड्रॉप किया गया। जिसने भी शमीम की मदद करना चाही, शमीम ने बिना सोचे समझे उस पर गोली चला दी। शमीम सिर्फ गोलियों की भाषा बोल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शमीम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या उसे अचानक कोई सदमा पहुंचा है या फिर ये कोई पुरानी मानसिक बीमारी है? तकरीबन 2 साल पहले शमीम मानसिक रूप से बीमार पड़ गया था और उसका इलाज चल रहा था। तबीयत उसकी खराब हुई 2007 में खराब हुई थी, उसके बाद वो ठीक हो गया था। लेकिन इस बीमारी में इलाज लॉन्ग टाइम का चलना था, लेकिन 2.5 साल इलाज चला, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोबारा फिर इस तरह से हो जाएगा, लेकिन उसकी दवाई लाइफ टाइम चलनी चाहिए थी। ये लापरवाही जरूर हुई कि उसकी दवाई जो बीच में ठीक होने की वजह से रुक गई। अपनी पसंद का करियर ना चुन पाने की वजह से भी शमीम तनाव में था। जो तत्काल की बात है वो ये है कि उसको गाजियाबाद भेजा जा रहा था पढ़ने के लिए। संभवतः वो जाना नहीं चाहता था, अकेले रहने में उसको डर लगता था। हो सकता है या और अन्य भी कारण कोई हो जो हम लोग को नहीं मालूम है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, MSc मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास पास किया है और अपना कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहा था। हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई लिखे के बाद सर्विस न मिल पाई हो, इस वजह से उसको कोई तनाव हो गया हो सकता है।
शमीम को देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर उसकी हालत इस हद तक कैसे बिगड़ गई। शमीम को शांत करने के लिए पुलिस ने कमरे में आंसू गैस का गोला फेंका। और कमरे में आग लग गई। इस आग का कारण किसी की समझ में नहीं आया। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आम हालात में यूपी पुलिस गोलियों का जवाब गोलियों से देकर या तो अपराधी को मार गिराती या फिर गिरफ्तार कर लेती, लेकिन ये मामला जुर्म और अपराधी का नहीं है। यहाँ गोली चलाने वाला लड़का खुद पीड़ित है और अपने आप को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उस कमरे की छत में से एक सुराख किया गया ताकि शमीम को उस कमरे में थोड़ी रोशनी मिल सके। उसी सुराख की मदद से एक बिजली का बल्ब भी अंदर लटकाया गया, लेकिन शमीम ने वो बल्ब फोड़ दिया। हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए निकल पड़े। पुलिस को यह बात समझ में आ गई थी कि शमीम अब थक चुका था। शमीम का थक हार कर बिस्तर पे गिर जाना मानो पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ। कुछ समय के लिए वो उस घातक हथियार से दूर था। जो कुछ करना था पुलिस को अभी करना था। ये मौका पूरे 32 घंटे की कड़ी मेहनत का नतीजा था। क्या कर रहे हैं आप लोग? 32 घंटे यानी लगभग 1.5 दिन की लगातार कोशिश करने के बाद पुलिस शमीम को उस 10 बाय 10 के कमरे से बाहर निकालने में सफल हो पाई। उस समय शमीम बेहोश हो चुका था। शमीम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले बच्चे को देख लो फिर बता। आप लोगों को भी आभारी है और जितना भी इस में जुड़े हुए थे, जितने भी पुलिस वाले, उनका मैं सबका आभारी हूं। शमीम अब सामान्य है
और उसकी हालत में और सुधार होता दिख रहा है। जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें जो शुरू के एक्सेप्शंस हैं उसी में लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कृत्य के लिए एक्सेप्शन है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अगर हम एक एफआईआर भी कायम करते हैं उस युवक के खिलाफ तो उसकी कोर्ट में कोई स्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि बड़ी इजीली इंसैनिटी प्ली में वो छूट सकता था। पूरे 32 घंटे तक पुलिस बल ने ठंडे दिमाग से इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। एक मानसिक तौर पर अशांत जवान लड़के ने हाथ में दुनाली बंदूक लेकर पुलिस की काफी मुश्किल परीक्षा ली, लेकिन पुलिस बल के दिमाग में पूरे 32 घंटे तक एक ही बात थी, और वो ये कि शमीम को हर हाल में बचाना, और शमीम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे बचा लिया गया। हम दुआ करते हैं शमीम की तंदुरुस्ती की और उसकी खुशहाल जिंदगी की। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस केस में यूपी पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया, पर यह केस इस हद तक जाता ही नहीं अगर शमीम की दवाइयां रोकी न गई होती, और उसे एक घातक हथियार और इतनी सारी गोलियां आसानी से प्राप्त नहीं हुई होती। क्राइम पेट्रोल का एक ही मकसद है, आप सभी दर्शकों को जुर्म से जूझने की हिम्मत, ताकत और जानकारी देना। याद रखिए, जुर्म हम सबकी जिंदगियों पर असर डालता है और सिर्फ आंखें मूंद लेने से ये चला नहीं जाएगा। इसलिए जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।